अभी हम हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट पर घूम रहे हैं और हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी दिव्यांशु बुधिराजा हैं। दिव्यांशु यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं, हरियाणा के स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे एनएसयूआई के। और अभी मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व सीएम हैं, उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर को काफ़ी हैवीवेट कैंडिडेट माना जा रहा है और ये सीट हरियाणा में सबसे ज़्यादा मार्जिन से पिछली बार 2019 में संजय भाटिया बीजेपी के यहाँ से जीते थे। तो ये भी दिव्यांशु के लिए एक चैलेंज रहेगा कि इतने बड़े मार्जिन से जीतने वाली सीट पे वो खट्टर के खिलाफ दावेदारी पेश कर रहे हैं। दिव्यांशु से बात करते हैं। दिव्यांशु भाई, सबसे पहले तो यही कि ये हॉट सीट बनी हुई है, सारा देश देख रहा है कि खट्टर, और यहाँ पे मैं गाँव में घूम रहा था तो बस दो ही चीज़ें देख रहा हूँ। एक धड़ा मिल रहा है जो खट्टर को जिताना चाहता है, एक धड़ा दिख रहा है जो कह रहा है कि खट्टर को हराना है। तो इसलिए बहुत गहमा गहमी का माहौल भी है। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों पर आप अभी पहले तो ये बताइए कि किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं जनता में? देखिए, सबसे पहले तो करनाल के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों में इस बात की चर्चा है कि बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो 9.5 साल के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी हैं। मनोहर लाल जी का 9.5 साल का शासनकाल करनाल के और हरियाणा की जनता ने देखा है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, पूरा हरियाणा चीख चीख कर ये बात कह रहा है कि मनोहर लाल जी ने 9.5 साल में अगर किया है तो समाज के हर वर्ग को सड़कों पर लाकर लाठी डंडे फिरने का काम किया है। और आप समय समय पर देखिए, किसान इन्होंने पीटे, सरपंच इन्होंने पीटे, कर्मचारी इन्होंने पीटे, नौजवान इन्होंने पीटे, आंगनवाड़ी वर्कर इन्होंने पीटी। कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जो सड़कों पर लाके इन्होंने ना पीटा हो। और एक जो मनोहर लाल जी का नाम लेते आंख बंद करके एक इमेज दिमाग में आती है तो वो एक अहंकारी व्यक्ति के तौर पे आती है। जिस प्रकार की इनकी बातें रही, जिस प्रकार की इनकी भाषा शैली रही, कभी किसी को कहते हैं फरसे से गर्दन काट दूंगा, कभी कहते हैं चंद्रयान में चांद पे भेज दूंगा, कभी किसी नौजवान सेल्फी खींचने जाए उसका फोन झटका के मार देते हैं। इस प्रकार की शब्दावली उपयोग करने वाला हरियाणा में कोई ऐसा मुख्यमंत्री आया ही नहीं। मुख्यमंत्री के मुंह से तो एक एक शब्द बड़ा नपातुला होना चाहिए। तो लोगों में आज ये चर्चा है कि 9.5 साल जिस व्यक्ति ने, जिसको मोदी जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं, वो सबको पता है, जग जाहिर है, लेकिन लोगों में अब इस बात की चर्चा है कि बहुत लंबा समय दे दिया। अनिल कपूर जी की फिल्म आई थी नायक, 1 दिन का समय दिया था मुख्यमंत्री बनने का। लोगों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री की कलम में क्या ताकत होती है, वो फिल्म देख के पता लगता है। 9.5 साल में मनोहर लाल जी ने हरियाणा के लिए एक बार छोड़ भी दो, मैं तो आपके पानीपत और करनाल जिले की बात करूंगा जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ के लोग ये कह रहे हैं, किसान जो वर्ग है वो तो वैसे ही सरकार से दुखी है। व्यापारी से लेके, कर्मचारी से लेके, नौजवान से लेके, छात्र से लेके, हर आदमी तो मनोहर लाल जी के खिलाफ है। ये जरूर है कि व्यापारी वर्ग खुल के नहीं बोल रहा, ये जरूर है कि जो व्यक्ति रेडी लगाता है, धंधा करता है, कर्मचारी है, वो खुल के नहीं बोल रहा, लेकिन दिल में ज्वालामुखी भरा हुआ है। और वो गुस्सा जब फटेगा, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ मनदीप भाई कि हरियाणा की 10 की 10 सीटों में सबसे हैरानजनक नतीजे अगर किसी सीट से आएंगे तो वो करनाल की सीट से आएंगे। लेकिन मनोहर लाल खट्टर तो स्टेजों से लगातार विकास की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने तो बहुत विकास कर दिया, करनाल का बहुत विकास किया, पानीपत का बहुत विकास किया, और कह रहे हैं कि जो मेरे सामने लड़ रहा हो तो भगोड़ा है, आपको भगोड़ा बोल रहे हैं वो। अगर विकास करा होता, 9.5 साल लोगों के काम किए होते, तो झोलियाँ फैला फैला कर वोट मांगने की क्यों जरूरत पड़ती? झोलियाँ तो वो आदमी फैलाता है जिसने कभी चुनाव ना लड़ा हो, जो पहली बार लोगों के बीच में जाए। मैं तो फिर भी झोली नहीं फैला रहा। मैं तो अपनी, जो मैं 12 साल छात्र राजनीति से उठ के यहाँ आया, मैंने अच्छी नीयत से, ईमानदारी से काम किया, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ कि मेरा विजन क्या है, मैं क्या करूँगा। लोगों के दिलों को बात पसंद आ रही है तो लोग मेरे से जुड़ रहे हैं। और रही बात मेरे ऊपर आरोप लगाने की, मनदीप भाई, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 8 साल से मनोहर लाल जी के सामने मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। जब भी कोई गलत नीति सरकार लेके आती है, चाहे वो छात्रों से जुड़ी हो, नौजवानों से जुड़ी हो, आम आदमी से जुड़ी हो, मैंने समय समय पर इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। और उसके एवज में मेरे को सरकार ने, मेरे ऊपर सरकार ने 5 मुकदमे दर्ज कराए हैं और 2 बार मैं जेल जाके आया हूँ। लेकिन जो ये मनोहर लाल जी अब मुझे भगोड़े की संज्ञा दे रहे हैं, मैं तो कहना चाहूँगा कि एक झूठा मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज करा दिया, और वो मुझे तब पता लगा जिस दिन मेरा प्रत्याशी का ऐलान हुआ। 4 दिन मेरी छवि को खूब खराब करने की कोशिश की। मेरे ऊपर जितने मुकदमे दर्ज हैं, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, एक भी मुकदमा मेरा व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े का नहीं है, क्रिमिनल केस कोई नहीं, एक भी नहीं है। 5 के 5 मुकदमे हरियाणा सरकार के खिलाफ चल रहे हैं, जो मनोहर लाल जी ने बतौर मुख्यमंत्री मेरे ऊपर दर्ज कराए हैं। और कोई व्यक्तिगत मुकदमा नहीं, कोई लड़ाई झगड़े का मुकदमा नहीं, लोगों की आवाज़ उठाने को लेकर मुकदमे दर्ज हैं। और रही बात इस भगोड़े संज्ञा की,
मैं पिछले 8 साल से मनोहर लाल जी से सवाल पूछ रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ कि बेरोजगारी भत्ते के ऊपर आपका क्या स्टैंड है, उनसे पूछ रहा हूँ किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हो गए उनके ऊपर आपका क्या स्टैंड है, उनसे पूछ रहा हूँ कि फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी का जो झमेला आपने हरियाणा में शुरू कर रखा है उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है। और इन सवालों से मनोहर लाल जी भाग रहे हैं। मेरे को तो अदालत ने जमानत दे दी, जिस झूठे मुकदमे में मेरे को फंसाने की कोशिश की गई। मैं तो कह रहा था खट्टर साहब को, मेरे को तो अदालत ने जमानत दे दी, आप एक बार जनता की अदालत में आओ, जनता आपकी जमानत जब्त करने का काम करेगी। और असली मायने में मेरे सवालों से, हरियाणा के आम जनता के सवालों से कोई भाग रहे हैं तो वो मनोहर लाल जी हैं, और असली मायने में कोई भगोड़ा इस प्रदेश में है तो वो मनोहर लाल जी हैं। जी दिव्यांशु, सारी बात ठीक है कि आप छात्र राजनीति में थे, लगातार प्रोटेस्टों में शामिल रहे, और आपके ये भी बात सही है, मैं खुद भी देख रहा था कि कोई केस आपका व्यक्तिगत या क्रिमिनल नहीं है, बल्कि आप जो आंदोलनों में जो केस आपके ऊपर दर्ज हुए या फिर मनोहर लाल खट्टर से सवाल करने पे जो दर्ज हुए ठीक है। लेकिन इस बीच एक पूरा नैरेटिव भी है। हम करनाल में थे कल शाम को, करनाल में कई पत्रकारों से बात हुई, कई बीजेपी वालों से बात हुई, तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि साहब ये सीट तो मनोहर लाल खट्टर जी ने सेट करके ली है, कांग्रेस से उन्होंने सेटिंग कर ली है, विधानसभा में वो कांग्रेस की मदद कर देंगे, और अब उन्होंने कहा कि अब मेरी मदद कर दो, तो कांग्रेसियों ने तो सेट करके दी है। एक पूरा नैरेटिव, पूरा प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका फैसला तो करनाल की जनता करेगी कि सेटिंग किसकी किसके साथ है। इन्होंने जिंदगी भर सेटिंगें ही करी हैं, तभी इस प्रकार का नैरेटिव ये चलाते हैं। आप जाके सर्वे करा लें और लोगों की भावनाएं जो आप देखेंगे, गरीब आदमी, मैं तो सुबह 5:30 बजे निकलता हूँ, मैं सुबह पार्कों में भी जाता हूँ, मैं बस स्टैंड पे भी जाता हूँ, रेलवे स्टेशन पे भी जाता हूँ, ऑटो वालों से मिलता हूँ, रेडी वालों से मिलता हूँ। गरीब आदमी के मन में ज्वालामुखी बना हुआ, ज्वालामुखी जब फटेगा 25 तारीख को, मेरे को तो डर इस बात का है कि लोगों में इतना गुस्सा है खट्टर साहब के प्रति, कहीं इतनी जोर के ना बटन दबा दें ईवीएम की मशीन ना खराब हो जाए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनके पास पूरा तंत्र है, बहुत सारी जगहों से आप यूपी में भी देख रहे हैं और भी कई जगह देख रहे हैं, एग्रेसिव वोटिंग बीजेपी वाले भी करवा रहे हैं, और उसमें एक ये भी दिख रहा है कि पुलिस भी बहुत मदद कर रही है, अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर्स को भगा रही है बहुत सारी जगह पे वोटिंग स्लो करवा दे रही है। ये चीज़ें उत्तर प्रदेश में कहीं इस चीज़ का शिकार, क्योंकि हरियाणा में तो इन्हीं की सरकार है बीजेपी की, इसका शिकार आप हो गए तो? देखिए, बीजेपी सारे हथकंडे अपनाएगी। वो लोग सत्ता बल का भी दुरुपयोग करेंगे, वो लोग धन बल का भी दुरुपयोग करेंगे, वो अपने आईटी सेल को भी लगाएंगे, प्रशासन का भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मनदीप भाई, मैंने भी अपना इतिहास उठा के देख लें, जब जनता बगावत पे आती है ना, तो सारी ये चीज़ें ना धरी की धरी रह जाती हैं। और इस समय करनाल की जनता, हरियाणा की जनता बीजेपी से बगावत कर चुकी है, और ख़ास तौर पे उस बगावत के सुर में सबसे अधिक सुर अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ बुलंद हो रहे हैं तो वो बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के खिलाफ बुलंद हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हो सकता है 1-आधा% कहीं ना कहीं अफेक्ट करें, और ये लोग इस्तेमाल करेंगे ये चीज़ें, हमें पता है इस चीज़ का। लेकिन आज जो मैं महसूस करता हूँ, लोगों ने इनका इलाज बांधने का पूरा इंतजाम कर लिया, और ये चुनाव ना मैं लड़ रहा हूँ ना कांग्रेस लड़ रही है, अब ये चुनाव करनाल और पानीपत की जनता लड़ रही है। लोग इनका ऐसा इलाज बांध देंगे, इनको समझ में भी नहीं आएगी। अच्छा, एक बात और चलती है दिव्यांशु पूरे इस आपके पूरे नैरेटिव के बीच में, कि जो करनाल है और जो पानीपत है, यहाँ पर आरएसएस ने एक नई किस्म के प्रयोग किए। यहाँ पर बहुत सारी जातियों को आमने सामने खड़ा किया, गुज्जर, राजपूत, रोड, जाट, आपस में इन सब जातियों को लड़ाने की बहुत सारी साजिशें हुई। कभी मिहिर भोज का मामला उठा, ऐसे ही कभी जो रोड बिरादरी है उनके जिस किस्म से उनका अनदेखी की गई उसका भी मामला उठा। तो बहुत सारी चीज़ें रही हैं यहाँ पर, और इसको प्रयोगशाला बनाया है इस धरती को। तो कहीं उनकी प्रयोगशाला में आप जल तो नहीं जाओगे, जो जातियों को लड़ाने का और जो जातियों के समीकरण बनाने का जिस किस्म से आरएसएस बीजेपी ने इस सीट पे काम किया है? देखिए, मैं 31 साल का नौजवान हूँ, छात्र राजनीति से आज तक कभी जात पात की राजनीति नहीं करी, ना कभी धर्म की राजनीति करी। मेरे जितने भी साथी सहयोगी हैं, कभी ये नहीं देखा कि ये किस जात से आता है, किस धर्म से आता है। मैं एक प्रोग्रेसिव सोच रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में विकास के आधार पर वोट मिलने चाहिए, और राजनीति में एक आदमी का विज़न होना चाहिए। जरूरी ये बात है, समाज का हिस्सा है ये चीज़ें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक नई सोच के साथ आदमी काम करे तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के आधार पर वोट मिलना चाहिए। और किसी ने पिछले 9.5 साल में अगर उन्होंने काम किया, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ आपके दर्शकों को, 9.5 साल मनोहर लाल जी ने काम किया तो आपको मनोहर लाल जी को वोट देना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने काम नहीं किया तो ये आपका धर्म बनता है कि आप उनके खिलाफ वोट दें।
लेकिन एक तीसरे प्रत्याशी भी हैं, वीरेंद्र मराठा, इनेलो, और उनके जो पार्टी है उससे वो चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं। पहले कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, कहीं उनका नुकसान नहीं होगा? आप कह रहे हैं कि पानीपत जो जिले की जो सीटें हैं विधानसभा, वहाँ इतना नुकसान लोग नहीं बताते, लेकिन कह रहे हैं कि जो करनाल का ग्रामीण इलाका है वहाँ पर वो आपकी वोट काटेंगे, ऐसा बहुत प्रचार है, क्योंकि जो वोट खट्टर साहब को हराने के लिए पड़ने थे वो बढ़ जाएंगे। देखिए, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, किसी को चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और ये तो लोगों ने फैसला करना है। पर जितना मैं महसूस कर पा रहा हूँ, करनाल में 2 पैटर्न पे वोट डल रही हैं। जैसा आपने शुरू में कहा, बीजेपी को जो लोग पसंद कर रहे हैं, अगर कोई पसंद कर रहा है तो उनके लिए वोट डाल रहे हैं, और अदरवाइज लोग बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को एकमात्र ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं। और जो चुनाव का कैंपेन हमारा दिन प्रतिदिन उठ रहा है, तो इस बात से साफ है कि 25 तारीख को जब वोट डालेंगी तो लोग इन 2 ऑप्शन में से ही किसी को सिलेक्ट करेंगे और वोट डालेंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो पूरा एक मामला है, पूरा एक नैरेटिव आपके पक्ष में भी बनाया जा रहा है शहर में, और ये कहा जा रहा है कि जो मनोहर लाल खट्टर हैं उनकी तो उम्र भी होगी और बीजेपी ने खुद ही उनको रिटायर कर दिया है सीएम पद से हटा, आप नए हैं, और एक पूरा जो शहरी मतदाता है उसमें तो ये नैरेटिव बनाया ही जा रहा है कि दिव्यांशु नया लड़का है और इसकी राजनीति 40-45 साल रहेगी, और जो खट्टर साहब उनको तो रिटायर कर दिया गया, तो नई जो पीढ़ी है जो नई खेती करने आई उसकी तरफ चलो। तो ये इस नैरेटिव, ये सिर्फ नैरेटिव ही है या इसको लेकर आपका कोई विजन भी है? अगर विजन है तो जो 40-45 साल की बात हो रही है कि आपकी आगे राजनीति, तो कौन से ऐसे काम रहेंगे जिनके ऊपर आप आप गिनवाना चाहेंगे कि ये काम तो मैं पक्का करूँगा बतौर नेता? देखिए, बिल्कुल लोगों में इस बात की चर्चा है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि मनोहर लाल जी 2 बार मुख्यमंत्री बने, कभी अपने इलाके के लोगों के बीच में नहीं आए, कभी उनके सुख दुख में शामिल नहीं हुए, और अब तो बीजेपी ने भी उनको हटा दिया। बीजेपी ने भी ये सोच के हटाया क्योंकि हरियाणा की जनता खिलाफ हो गई थी इनके। उन्होंने सोचा कि चलो मनोहर लाल जी को हटा देते हैं। एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के लिए उनको चुनाव लड़वाया जा रहा है मनदीप भाई, और कुछ नहीं है। चुनाव लड़ने के बाद ईश्वर ना करे वो जीत गए तो यहाँ दिखेंगे भी नहीं, दिल्ली चले जाएंगे, और लोग ये बात समझ रहे हैं। और मैं तो 31 साल का हूँ, आपके जितने दर्शक देख रहे हैं, कि किसी का आपका छोटा भाई हूँ, किसी के बेटे की तरह हूँ। जीवन में 3 बार चुनाव लड़े हैं, और परमात्मा भी मनदीप भाई उसी का साथ देता है जो अच्छी नीयत से काम करता है। अगर 3 बार चुनाव लड़के 3 बार जीता हूँ तो कहीं ना कहीं ईमानदारी से, अच्छी नीयत से काम किया है। तो मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ ये विश्वास दिलवाना चाहता हूँ कि 31 साल की उम्र है, ईश्वर ने जितने श्वास इस शरीर में दिए वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगली सारी उम्र आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम करूंगा, ये मैं आपके दर्शकों को विश्वास दिलाता हूँ। काम अगर आपकी प्रायोरिटीज कौन से काम रहेंगी? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जो राजनीतिक जीवन है ये खाली सत्ता भोगने का तो है नहीं, एक विजन के साथ लीडर आता है। आप भी सोचते होंगे कि अगर मेरे हाथ में सत्ता आई तो मैं ये काम जरूर करूँगा, ये भला मैं जरूर करूँगा, ऐसे विजन, उस विजन की बात है। देखिए, रोजगार का मुद्दा हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये कोई सिर्फ युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। रोजगार के अंदर सरकारी रोजगार तो है ही है। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा जो इलाका है वो एनसीआर रीजन के अंदर आता है, जो हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, करनाल और पानीपत की, दिल्ली के बहुत सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको बढ़ाया जा सकता है, बड़ी कंपनीज को लाया जा सकता है, निवेश बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इस इलाके की कनेक्टिविटी जीटी रोड के साथ है। सारा का सारा इलाका जीटी रोड से जुड़ा हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा। रोजगार होगा तो हमारे स्थानीय लोगों को यहाँ जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो हर घर के अंदर पैसा जाएगा, हर घर का जो है कहीं ना कहीं विकास होने का काम होगा। तो फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जाए किसी न किसी तरीके से। दूसरा, आज जो एक बीजेपी ने खास तौर पे जो गरीब परिवार हैं उनके साथ एक हमारा पुराना एक सिस्टम चल रहा था जिसमें राशन कार्ड बनता था, लेकिन सरकार एक ऐसा परिवार पहचान पत्र ले आई जिसकी वजह से गरीब आदमियों के राशन कार्ड कट रहे हैं। आज स्मार्ट सिटीज़ के हालात देख लीजिए, ये कहते हैं करनाल के अंदर 737 करोड़ रुपए लग गया, पानीपत के अंदर इतना पैसा लग गया। पानीपत के व्यापारियों से पूछ के आइए, टेक्सटाइल हब है पानीपत के अंदर क्या ऐसा बीजेपी ने किया, क्या ऐसा बढ़ावा देने का काम बीजेपी ने किया? तो वहाँ पर CLU नहीं हो पा रही है। फ्री जोन पहले था, उसको ख़त्म कर दिया, 2-2 साल से लोग CLU की वेट कर रहे हैं। सड़कों के क्या हालात हैं वो देख लीजिए, लाइट्स के देख लीजिए, सीवरेज के देख लीजिए। आज पूर्ण रूप से इस इलाके को नज़रअंदाज करने का काम मनोहर लाल जी ने किया है। मुझे लगता है कि जनता के बीच में जो जा रहे हैं उनकी समस्याएं भी आ रही हैं, लेकिन एक मेरा ऐसा सोचना है कि जो स्थानीय समस्याएं हैं वो स्थानीय आदमी बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं जितना जा पा रहा हूँ उनसे समझ पा रहा हूँ, उनको सुलझाने के उनको विश्वास भी दिला रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है कि
रोजगार की समस्या और ग्रामीण अंचल में खास तौर पे जो एमएसपी की गारंटी का कानून है जो केंद्र ने हमारे वादा किया है वो है। ये दो चीज़ें मुझे लगता है बड़ी प्रायोरिटी है। और उसके अलावा मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो ये प्रॉपर्टी आईडी इन्होंने लेके आए हैं, प्रॉपर्टी आईडी ने भ्रष्टाचार को 7वें आसमान पे पहुंचा दिया। हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी का इलाज करेंगे और इन पोर्टलों को उड़ा के यहाँ से भगा देंगे। जी शुक्रिया दिव्यांशु। तो दिव्यांशु थे और दिव्यांशु ने एक पूरा जो इनका कार्यक्रम रहेगा चुनाव लड़ने के दौरान जो जो बातें उठा रहे हैं, किस नाम पर वोट मांग रहे हैं, उनके बारे में अपनी बात रखी है। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर एक बड़े नेता के तौर पर हैं बीजेपी के, तो एक हॉट सीट बनी हुई है, उनके सामने मुकाबला है। तो 4 जून को पता चलेगा कि एक नौजवान ने क्या एक बड़े हैवीवेट कैंडिडेट को पटकनी दे दी या फिर दोबारा से दबदबा मनोहर लाल खट्टर का रहेगा।